तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने कल देख लिया था। चलो देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन molecular formula and empirical formula, ये देखते चलिए आप। ठीक है, सपोज आपके पास मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे आपके पास C2H6 है, ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा बताओ? CH3 हो जाएगा, क्लियर है? और इसमें मैं कितना से मल्टीप्लाई करूंगी ये वाला फार्मूला मिल जाए? ये वाला कितना से? 2 से। वेरी गुड, तो यू विल गेट दिस। देखते चले आप, यहाँ पे आपने 2 रख दिया और ये आपको मिलके ये दे दिया। अगर मेरे पास C6H6 हो, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो कितना से मल्टीप्लाई करूंगी ये मिल जाए? 6 से। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली होल नंबर मल्टीपल, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रहेगा। दैट्स व्हाई हमारे पास एक रिलेशन क्या मिल गया? दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज योर होल नंबर। आगे समझ में? सो हमारे पास फार्मूला ये हो गया कि सर जी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना हो एम्पिरिकल फार्मूला से, तो हमें उसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना होगा? n। क्लियर है? कभी कभी n नहीं दिया रहता है, तो n निकालने का तरीका है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास ले लें और एम्पिरिकल फार्मूला का मास ले लें। समझ गए हमारी बात? वो आपको निकल के पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे यहाँ 6 ये कैसे आए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए ये 6 कैसे आ गए? तो व्हाट इज दिस? एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 का मास निकालिए और CH का मास निकालिए और जरा यहाँ देखिए, ये हो जाएगा पूरा 78 और ये हो जाएगा 30। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आ गया 6? तो समझ में आया क्या आप लोगों को? तो जब भी आपको n निकालना हो, आपको याद रखना है या ढूंढना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला का मास से डिवाइड करेंगे, n निकल जाएगा। जब n निकल जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पे पुट करो और ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के अब स्टेप्स क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। फास्ट फास्ट। आगे आ जाओ वहां किनारे। हो गया बच्चों? डन? देखिए स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप्स कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले आप निकालेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट।
अगर ये दिया हुआ है तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड में ये जो मास दिया रहेगा उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करना है। तो कैलकुलेट मोल्स, वो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, उससे निकल जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? टेक मोलर रेशियो, मोलर रेशियो लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। ए का मोल आ गया 0.25 और बी का मोल आ गया 0.50। तो इसका मोलर रेशियो कैसे लेंगे जानते हैं? देखिए पहले लिखने में लगे यार तुम लोग, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं पढ़ने से। तो सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करो तो सबसे छोटा कौन है, बोलो। मान लो अगर यहाँ सी होता और ये 0.75 होता, तो सबसे छोटा जो है उसको उसी से पहले डिवाइड करो, बोलो। सबसे छोटा है ना ये, तो इसको इसी से डिवाइड करो पहले, एंड यू विल गेट व्हाट। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? इसको इससे करोगे तो क्या मिलेगा? ये हमारा मोलर रेशियो है। जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो होता है उसी को इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। रुक जाओ, तो अब यहाँ पर बताओ ए की तादाद कितनी है? 1, बी की, सी की। दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। समझ में आया? सीखना यहाँ पे था, ये सीखना था, आगे समझ में। तो ऐसे आप निकाल लेंगे। जब इंपेरिकल फार्मूला पता चल जाएगा तो यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बाय द वे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा तो उससे n निकाल लेंगे, उस n को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। आगे समझ में? तो ये सारा यूज होगा उसके अंदर, नोट कर लो। फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। यस, डन। चलो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जरा सा लिखिए तो आप, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, लिखिए आप लोग क्वेश्चन। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन contains elements by mass ratio
9, 1 और 3.5 इस रेशियो में है। देखो 9, 1 इस रेशियो में है। क्लियर है? ये अब इनका परसेंटेज मास गिवन है। क्लियर है? नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट द क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। If its molecular mass is 108, then calculate molecular formula. जल्दी करो। बोले बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग? ये परसेंटेज मास दिया हुआ है, बोलो ना। अब इसका मोल निकालोगे तुम, मोल रेशियो बोलो ना। मोल निकालने के लिए क्या करोगे? एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो 9 को 12 से, 1 को 1 से और 3.5 को कितना से? यस बिल्कुल सही है, बोलो 14 से। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 0.12 लगभग 75 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1 को और ये करोगे तो 0.25 से आएगा। बोलो क्लियर है? अब आप बताइए यहां से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या करेंगे आप? तब निकलेंगे। यहां पे लिखेंगे सिंपलेस्ट मोलर। बताइए 0.75 को कितना से डिवाइड करना चाहिए मुझे? करेक्ट। और 1 को और 0.25 को, तो ये कट के कितना आया? ये कितना आया और ये कितना आया? आ गया समझ में? आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या पता चला? C3H4n। आ गया समझ में? बोले बेटा, अब तुम्हें इससे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया ना? दिस इज योर आंसर। दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे सर, एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन n हमको पता नहीं है। तो n पता करने के लिए अभी मैंने क्या कहा था? n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मास। बोलो निकाल के बताओ जल्दी से। मॉलिक्यूलर फार्मूला 108 आ गया, बोलो। और एम्पिरिकल फार्मूला का मास क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 या 36, बोलो। और ये 4, हाइड्रोजन का 14। कितना बढ़िया? 6 4 10 4 14 3 1 4 1 5 50। क्या बात है, कितना से कट गया? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे? 2 into empirical formula C3H4n, बोलो। So the finally it is C6H8n2। Am I right? Yes sir। नहीं आया समझ में? यार करते चलो। आगे आ जाओ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लो बेटा। ये तो समझ गया, उतारिए जल्दी से, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज
The empirical formula of a compound is CH2O. CH2O. Clear है? Its molecular weight is 120. इसका molecular weight कितना है? 120. बोलो, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख रहे नहीं। Calculate the molecular formula of this compound. एक सेकंड में बन जाएगा भाई। एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल चुका है ना, बोलो। तो फिर इतना करने की जरूरत है क्या? ये सब हमको तो ये दे दिया ना निकाल के, तो बता दो यार। निकल गया, वेरी गुड। CH2O का मास कितना निकला? ये एम्पिरिकल फार्मूला है, देखो ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये CH2O का निकालना है। तो 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 14, ये 14 हो गया और 16 कितना हुआ? 30 हुआ ना? अरे बोलो भाई। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है? 100। तो n की वैल्यू कितना निकलनी चाहिए? mf/f। बोलो, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो यहाँ कितना हो गया बेटा? 120/30। क्या बात है? 4 आ गया, 4 आ गया। That's why your molecular formula is equal to 4 into CH2O. बोलो बच्चों। So this is C4H8O4. No problem. Yes. आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाऊंगा कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना मजा आएगा। अरे वाह, ये बेंजीन का है, ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपको ऑर्गेनिक में सिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये था एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन। इसी में तरह तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अब हम सारा सवाल तो यहाँ करा नहीं पाएंगे, लेकिन एक और करा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लिखिए तो क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी। क्वेश्चन लिखिए। गर्ल्स पीछे क्यों बैठ गई आप लोग? आगे आइए भाई, इन लोगों के लिए जगह बना दीजिए। हाँ आगे बैठिए बेटा, अंदर लिखो बेटा। What is the empirical formula of, लिखते चलो। What is the empirical formula of vanadium oxide? क्या बोला? Vanadium oxide. What is the empirical formula of vanadium oxide? Vanadium oxide मिटा दो इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा। मिटा दो ना। What is the empirical formula of vanadium oxide if 2.74 gram of metal oxide, if 2.74 gram, if 2.74 gram of metal oxide contains 1.53 gram of metal, 1.53 gram of metal, 1.53 gram of metal। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर लिख लें अपने कॉपी में आप लोग। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर लिख लें 52। कितना होता है? बोलो 52। डू इट फास्ट। सॉरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, लिख लिया? वेनेडियम मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या? इधर देखो, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या? वेनेडियम ऑक्साइड बोलो ना। और इनका टोटल मास 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2.74 पूरा मास। उसमें मेटल, ये मेटल है, मेटल का मास कितना दिया? 1 क्या बात है, 1.53। तो यार ऑक्साइड का मास नहीं निकल जाएगा? माइनस करो ना इसमें से, एक आ गया
7 में से 5 गया, 2 आ गया, बोलो 2 में से 1 गया, यही आ गया ना? सही गलत है? अब आप बताइए जल्दी जल्दी, यहाँ वैनेडियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसका हम लोग परसेंटेज अगर निकालने चले तो अब मास पता चलेगा तो परसेंटेज निकालने क्या मतलब है? कुछ नहीं। अरे मास तो पता चल गया ना, परसेंटेज की क्या जरूरत है? कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास ये कितना है वैनेडियम, और इसका मोलर मास, एटॉमिक मास 52। ध्यान से सुनिए, लेकिन जब परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये? नहीं, कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करो तो 153/2। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बताओ तो ऑक्सीजन का कितना मास निकलेगा? 1.21 बाई कितना? सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। 74 है ना? 2.74 सही घटाया, गलत घटा दिया? 2.74 में से कितना माइनस करना है? इसका 1.53 दिया ना, सही घटाया। चलिए बताइए परसेंटेज कैसे निकालिएगा? परसेंटेज मास निकालना पड़ेगा भाई, सवाल गलत हो जाएगा। परसेंटेज मास निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज कैसे निकलता है बेटा? 1.53 बटा 2.74 इंटू 100। आगे समझ में? इसका हो जाएगा 1.21 बटा 2.74 इंटू 100। अब निकालो, अब मजा आएगा। निकाल के बताओ परसेंटेज मास, जल्दी करो, गरम करो। अरे एक का निकालोगे दूसरे का 100 में से माइनस कर तो निकल जाएगा। इसका निकालने के लिए लिखने की जरूरत है क्या? इसको सॉल्व करो ना जल्दी से। 153 100 का 274 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। ये आएगा, देखो परसेंटेज मास ये आ गया। तो 100 में से माइनस करो, 100 में से माइनस करो 55.83 को, तो 10 में से 3 गया 7, 1 4, ये कितना देगा? 54 44 17 लिखो जल्दी करो। 44.17 आ गया ना? अब आप यहां से क्या निकालेंगे? यहां से मोल रेशियो, यही निकालेंगे ना? तो 55.83 बाई 52, और ये हो जाएगा 44.17 बाई बोलो 16। ये निकाल लो। ये लगभग आपको कट के आएगा 1.1 के आसपास, ये आएगा 2.76 के अराउंड, राइट? डू इट, जल्दी करो। ये आपका मोल निकल गया। मोल के बाद हम लोग को क्या निकालना होता है? ये मोल निकल गया, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं, मोल रेशियो। तो बेटा जो सबसे छोटा है उसको उसी से कटा दो, बोलो दिस इज 1, और इसको 2.76 को 1.1 से डिवाइड करो, लगभग 2 कितना है? अप्रॉक्स 2.5 मान लेते हैं, चलो, है ना? अब ये बताओ, ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो अगर तब भी फ्रैक्शन में आए तो इसको नियरेस्ट होल नंबर में बदल दिया जाता है। तो यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां और यहां तो काम बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो फार्मूला हमारा क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला V2O5। कंसेप्ट समझ में आया? अरे आया नहीं आया भाई? चलो ये निकालना था ना। इसमें आपने नया क्या सीखा बताइए? पहले आपको परसेंटेज मास निकालना है, ये सीखा आपने। अब परसेंटेज मास निकालने के लिए एक चीज और छुपा हुआ था, मास कैसे निकाल लेते हैं वो निकालना था पहले, समझ आ गया? तो ये आपने सीख लिया, इससे बाहर कोई सवाल रहेगा नहीं, ये जान लो। इसी के बीच घूमता रहेगा, अपना दिमाग लगाइएगा आप लोग। अगला टॉपिक शुरू करता हूँ पढ़ाना, है ना? चलिए अगला टॉपिक हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या है बोलो? उसके बाद तब हम पहुंचेंगे हम कहाँ पे? मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी पे। तो पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एवरीबॉडी प्लीज, एवरीबॉडी मिटा दो।
लॉज ऑफ क्या बेटा? केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको एनसीईआरटी बुक खोलते ही मिलेगा आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, ध्यान दें प्लीज। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो अलग अलग स्टाइल में होता है, अलग अलग तरह से होता है। कभी कुछ बन रहा है, कभी कभी टूट रहा है, कभी जुट रहा है, कभी आयन का फॉर्म बन जा रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहा है तो कभी वाटर बन रहा है, कभी H2O2 बन रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो एक लाइन लिखिए, आप लोग बोल रहा हूँ मैं, लिखिए तो लिखिए द मेन एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। लिखो द मेन एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। द मेन एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री is chemical reaction. Is chemical reaction. The main aspect of chemistry is chemical reaction. Full stop. Every chemical reaction, उसके आगे लिखिए every chemical reaction follow certain laws क्या लिखेंगे? certain laws called laws of chemical combination। क्या कहलाता है? laws of chemical combination। क्या कहलाएगा बताओ? laws of chemical combination। कोई दिक्कत है क्या? laws of chemical combination and following are the laws of chemical combination। लिखिए following are the laws of chemical combination। Number 1, the interesting thing, law of conservation of mass। क्या? conservation of क्या बेटा? मास। समझते चले कि पॉइंट, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो एक ही नंबर का क्यों ना हो। पॉइंट क्लियर रहेगा तो कोई लफड़ा नहीं है। आप एनसीईआरटी देख रहे हो क्या? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, उसमें मिलेगा ये। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोला? डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा रेसिप्रोकल नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, तो फालतू में अननेसेसरी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। चौथा, डाल्टन्स एवोगैड्रोस लॉ। क्या बेटा? एवोगैड्रोस लॉ। फिफ्थ में पढ़ेंगे गैलुसेक्स लॉ। क्या? गैलुसेक्स लॉ। देखिए साहब, अब सवाल आता है कि इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। ये तो नाम से ही क्लियर है कि किसने दिया था। इनको याद करा दो जरा सा आप लोग। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज गिवन बाय लेवोइजियर। किसने दिया था? लेवोइजियर। याद रखने का ट्रिक, कंजर्वेटर याद रहेगा तो बोलो ना, उससे याद रहेगा। ओ लेवोइजियर साहब ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। अच्छा, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का दूसरा नाम जानते हो क्या है? जान लो, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी समझ आ गया?
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके याद करने का तरीका सुनो। डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रो अब प्रो से प्रोस्ट याद रहेगा, प्रोपोर्शन एंड प्रोस्ट, तो इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रॉस्ट, PROUST, फ्रॉस्ट। क्लियर हो गया? दिस इज प्रो, दिस इज प्रोस्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस इज गिवन बाय अ रेनॉल्ड साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड डाल्टन, नहीं सॉरी डाल्टन, गलत बोल रहा, डाल्टन ने दिया। समझ में आ गई बात? डाल्टन में भी एलटी है और मल्टीपल में भी एलटी है, याद रखने का तरीका समझ में आया? नहीं आया ना? अरे आया? ये किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि तरीका बताओ, ये तो पढ़ाते पढ़ाते जो दिमाग चलाता है उसको मिल जाता है। बोलो, तो खोजना है बस, आगे समझ में। और इसको एवोगाड्रो ने दिया था, इसको गिब्स ने दिया। यस, अब सुनिए मजेदार बात, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब बनाएंगे कैसे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको नोट करो, सिखा रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लो अच्छे से। पीछे बॉटल रखा है छोटा सा ऑरेंज, ढक्कन का, लेके दौड़ जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ो तेज, तो दौड़ के जा यार, दौड़ा ही नहीं जा रहा उससे, कम फास्ट, फेंक मत देना वहीं से। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब आप आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बेटा, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, थोड़ा शॉर्ट में चले, कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास रिएक्टेंट का होता है, जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका मास और रिएक्टेंट का मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा इनके अकॉर्डिंग, यानी नहीं बदलेगा। जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा, ये इनका कहना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है सुनिएगा। तो मैं यहाँ पहले लिख दूँ, लेट अस सपोज ये आपका एक रिएक्टेंट है ए, और उसका नंबर ऑफ मोल्स ए है, और ये बी भी है, और ये सी बना रहा है प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। इधर का मास इधर का मास के बराबर होगा। तो आप करोगे क्या कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको लिखना है कि सर जी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, बट क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सुनिए कितना मजेदार है। पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, ये कोक है। आप ऐसे कितने लोगों को मालूम है कि कोक चारकोल में क्या अंतर है? कितने लोग जानते हैं इस बात? किताब तक पढ़ा करो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी क्वालिटी आ गई, अच्छी क्वालिटी आ गई। आया कहाँ से चारकोल? आप केमिस्ट हैं, चलिए बनाइए, उसको बताइए कहाँ से लाएंगे। हाँ बोलो बोलो, तो डरो मत ना, बोलो कहाँ से, कैसे बता देंगे? अरे सर इतना तो बड़ा मुश्किल से बनाया है, ऊपर भी कैसे? इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, बोलो तो मिल जाएगा क्या तुमको? कोक मिलता है कोल से, और लकड़ी, सूखी लकड़ी या गीली लकड़ी कोई भी ले लो, उसको हीट करोगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि ये सब सॉलिड होते हैं।
तो इससे मिलेगा 4। अब आप बताइए जो लकड़ी हम लोग जलाते हैं वो कोयला है या चारकोल है? कोयला मिनटों में नहीं जल के बनता है। कोयला बनाने के लिए मिलियन एंड मिलियन ईयर्स लगते हैं, मालूम है ना आप लोग को। तो जो हम लकड़ी यूज करते हैं जलता है, दैट इज देसी भाषा में लोग कोयला कहते हैं, बट दैट इज नॉट कोयला, दैट इज कॉल्ड चारकोल। आप उसे बोलेंगे चारकोल तो एग्जैक्टली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर गलती से बाजार में चारकोल मांगोगे तो सब यही बोलेंगे मेरे पास नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, वो नहीं जानते चारकोल क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो आप कोयला से ही काम चलाइएगा। चलिए आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन का मजा लो। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया और ये क्या बना के देगा बेटा? नॉर्मली इसका मास कितना हो गया 1 मोल में, और इसका कितना हो गया? दोनों को जोड़ोगे इसका मास तो कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है, देयर इज नो एनी लफड़ा। कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे समझ जाएंगे कि यस सर ये सवाल तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बनेगा। सबसे पहला सवाल यही आता है, और जिस स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है क्या और बनेगा किससे, तो सवाल बन गया ना। अरे यही मुझे बताना चाहिए ना टीचर को, या खाली आंसर ये ऐसे ऐसे आता है बाकी ढूंढते रहो कैसे बनता है। ट्रिक सुनिए आप, तब मजा आएगा पढ़ने में। मैं इसको एक ट्रिक के जरिए आपको समझाता हूं। हमारे पास मान के चलिए कि CH4 है, यहां ऑक्सीजन है, इसको हमने जला दिया। ठीक, आपको रिएक्शन नहीं याद है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम ही सपोर्ट कर देते हैं। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बताऊंगा रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है, रिएक्शन कैसे लिखना है, ये सब धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। पहले आप यहाँ आइए, काम की बात कीजिए। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो सर। तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन दिया हो उसको बैलेंस करने का क्या तरीका है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को हमेशा काउंट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैलेंस करेंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो काउंट करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में बैलेंस करेंगे। समझ गए? कुछ कह रहा हूं क्या आप लोगों से? कार्बन हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड काउंट करें और राइट साइड उसको बैलेंस करें, और ऑक्सीजन को राइट साइड काउंट करें यानी प्रोडक्ट में काउंट करें और रिएक्टेंट में। तो जरा करके बताना जल्दी से। बताओ यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस करने जा रहा हूं, तो लेफ्ट काउंट करूंगा, बोलो तो कितना है यहाँ पर? अरे कितना दिख रहा है? तो यहाँ पे कितना होगा? हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पहले से कितना है? तो इसका हाफ करके क्या करेंगे? बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन इधर देखोगे या इधर देखोगे? हाँ, इधर कितना है? 2 और 2, इधर कितना है? क्या करेंगे? ये बैलेंस हो गया। अरे बैलेंस हो गया, लड़ाई खत्म। बाय द वे आप बोलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे आए कि मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया। अगर हमारा मीथेन 8.54 ग्राम रिएक्ट कर रहा हो ऑक्सीजन के किसी अमाउंट से और बना रहा हो 2.6 ग्राम, ये समझ रहे हैं हमारी बात, और 15.6 ग्राम ये, समझ गया हमारी बात। तो व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड? रुक जाइए, कलम उठाने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब वो था ही नहीं, मैं तो सिखा रहा हूं आपको। आप यहाँ केमिस्ट्री क्लास कर रहे हो तो फील आना चाहिए ना कि क्या बात है यार क्लास में सर के, तो वो फील करा रहा हूं मैं आपको, सुनते चलिए। मास से रिलेटेड 3 तरह का सवाल आता है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लिमिटिंग रीजन का सवाल आता है, एक यूनिटरी मेथड का सवाल आता है, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल आता है। 3 सवाल आएगा इस पर, हम आपको तीनों बताने जा रहे हैं। पहले समझाएंगे फिर आगे बात करेंगे। लाल से लिखूं या ब्लैक से लिखूं? दोनों से लिखूं, ब्लैक से। तो जरा ये बताइए आप लोग यहाँ पर, अब सुनिए कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां पर लगता है बच्चों? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे लगता है जब रिएक्शन के अंदर सारे कंपोनेंट का वैल्यू गिवन हो, सारे कंपोनेंट का वैल्यू गिवन हो एक्सेप्ट एनी वन। क्या बोला मैंने? सबका वैल्यू गिवन हो सिर्फ एक को छोड़ के। क्या बोला मैंने? सबका वैल्यू गिवन हो एक को छोड़ के, समझ जाना, वहीं लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया?
क्या ये बात इस पे सूट कर रही है? सारे कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट दिया गया है, 4 में से एक का वैल्यू नहीं है, बाकी सबका दिया गया है। मींस देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसको जोड़िए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आ गया? मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिखा रहा हूं आपको, आप ये काम घर जाके कर लीजिएगा। am I right or wrong? बात समझ में आया बच्चों? अब इसमें थोड़ा और स्मार्ट क्वेश्चन, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को आगे बढ़ा के ले चलता है, उस बात को बताने से पहले मैं एक क्लू आपको दे दूं ताकि आप सोच सकें उस बात को। वो ये है, बाजार में केला 40 रुपए का 1 दर्जन मिलता है जब आप उसे खरीदेंगे, और जब आप उसे पार करेंगे तो 1 भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, लड़का लोग करता है ना ये सब काम। हाँ, अरे लड़के बहुत बदमाश होते हैं कॉलेज के। केले वाले की तरफ 10-12 लड़के गए, खड़े हो गए, भाई कितने का है, कितने का, और 1 का है। भीड़ में बेचारा 2 को संभाले के 12 को संभाले, और 1 ले गया, उधर सब 1-1 खा लिया, टिफिन का काम फिनिश। तो ऐसा हरकत आप लोग प्लीज नहीं कीजिए, गरीब आदमी का केला आप नहीं चुराएंगे प्लीज, ठीक है? हाँ, अब आगे ले चलते हैं आप लोग। अगर 40 रुपए में आपको 1 दर्जन केला मिल रहा है तो 10 रुपए में कितना मिलेगा भाई? इसे हिसाब ही नहीं आता है। तो हमारा कलम कभी शुरू हो गया, क्या दिमाग है यार। पहले के लोग ज़्यादा अच्छे थे कि फौरन फटाफट जोड़ लेते थे। कम टू द पॉइंट। अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, आपके पॉकेट में हमने 8 10 का नोट दिया, कितना दिया भाई साहब? कितने 10 का नोट है? 8। और वो 10 का नोट 50% प्योर है। कितना परसेंट प्योर है? 50%। तो कितना के बराबर हो गया? 40 हो गया। आया नहीं आया समझ? और अगर हम आपको 40 10 का नोट देते हैं, बोलते कि ये 50% प्योर है, तो केले आपको 12 मिलते या 6 मिलते? 6। आगे समझ में ना? अरे आया कि नहीं आया? ओके। हम जब बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी मिलाई होती है, इम्प्योर सब्सटेंस। ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पर, ये प्योर मीथेन और प्योर ऑक्सीजन 100% से रिएक्ट किया। 16 ग्राम ये, 32 ग्राम ये रिएक्ट किया, बोलो ना। यहाँ पर भी जो रिएक्शन आप देख रहे हो कि 5.84 ग्राम मीथेन कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स से रिएक्ट करके 2.6 और ये बनाया। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा आप, सवाल चेंज हो रहा है, यहाँ से टर्न ले रहा है सवाल। अगर हम ये कहें कि हमारे पास 50% प्योर CH4 है, कितना है? प्योर CH4 है बस, और उसका सैंपल हमने आपको दे दिया, कट्टा भर के दे दिया या सिलेंडर में भर के दे दिया, बट वो 50% प्योर है। अगर 1 किलो लोगे तो उसमें से 500 ग्राम CH4 मिलेगा बस। नहीं आया समझ में यार? हमारी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? अब आप बताइए, इसको चाहिए कितना? 8.54 ग्राम चाहिए क्या बनाने के लिए? इतना ग्राम बनाने के लिए बोलो। नहीं आया समझ में? लेकिन ये कब 8.54 हो रहा था? जब ये 100% प्योर था, बोलो। अब हमने इसको कितना प्योर कर दिया? तो क्या ये 8.54 ही रहा या उससे कम पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा ना मेरे भाई, नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको 8.54 ही ग्राम चाहिए, तो हम उसका डबल लेंगे ना। जब तुम CH4 का इसका डबल लोगे तब जाके ये 8.54 ग्राम देगा। समझ में आया? ये ध्यान में सवाल पूछा जाता है कि कितना लेंगे। समझ में आया कुछ? अरे यहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो ये है क्वेश्चन, ऐसे पढ़िएगा तो केमिकल रिएक्शन वाले सवाल आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था पहला लॉ, मैंने आपको सिखाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के सवाल आप बनाएंगे कैसे। समझ में आ गया? वो कहानी लिखवाने से पढ़ाई नहीं होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे ट्रेस आउट करेंगे? जब सारे कंपोनेंट का वैल्यू गिवन हो और किसी एक का नहीं गिवन हो, देन समझ जाना क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे मोल में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप कहाँ तक लिख चुके हैं इसमें? कहीं तक नहीं लिखे हैं, तो मैं यहाँ लास्ट में लिख दे रहा हूँ। टू ट्रेस यानी पता लगाना, टू ट्रेस आउट द प्रॉब्लम ऑफ law of conservation of mass, we
सी द वैल्यू must given of all components except anyone, all components except क्या बेटा, except anyone, please write down जल्दी। हाँ सर अगर मतलब जैसे रिएक्शन है सर वो बैलेंस नहीं है तो मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, तो सर उसको बैलेंस करके नहीं, नो नीड टू बैलेंस, कोई मतलब नहीं है, ना कोई मतलब नहीं है, बैलेंस नहीं करेंगे इसमें, हियर नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन, क्योंकि सबका जब वैल्यू गिवन होगा तो बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ में आ गया भाई, मैं तो सबका वैल्यू दे रहा हूँ ना, आपको दे रहा हूँ ना, फिर बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं, उसको मोल से थोड़ी रिलेट कर रहा हूँ। नहीं सर अगर बोला कि 50% प्योर है तो सर उसको नहीं तो उससे मतलब नहीं है, आप यहीं से पता कर लेंगे, ये नंबर देख के थोड़ी मैंने बोला, ये तो मास मैं दे दूंगा ना आपको, फिर बोलूंगा 50% प्योर है तो फिर क्या होगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, अब आप उसका मास निकालिएगा, मास निकाल कर तब बताइएगा होना कितना चाहिए, अगर ये 50% प्योर है तो। अब आया समझ में, जैसे मान लो यहाँ से जोड़ो, ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ो ना इसको, सर 18 6 6 12 5 और 7 और 1 8 1.8 18.2 आया, और इसमें से माइनस करोगे 8.54, 10 में से 4 गया 6 बोलो, और 11 में से 5 गया 6, और 17 में से 8 गया 9 बोलो ना, तो 9.66 ग्राम हो गया बोलो। तो अगर मैं कहूं कि 9.66 ग्राम ऑक्सीजन है और ये बना, तो बताओ मीथेन कितना लिया जाएगा अगर ये 50% प्योर हो तो जवाब होगा कि सर पहले तो ये आया, तो ये आया 100% पे, अगर ये 50% प्योर होगा तो इसके लिए हमको डबल करना पड़ेगा, तभी हम 8.54 पा सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है, आप माइनस करेंगे ये मिलेगा आपको 8.54 मिलेगा। कंफ्यूज हो चुकी है तो कोई बात नहीं है, आपको ये नहीं दिया जाएगा, ये मिट गया, यहाँ मिट गया, लेकिन क्या दिया मैंने क्वेश्चन, तो बताओ ना, ये सवाल बन गया ना अभी, आपने इसको जोड़ा कितना आया था, ये आया था ना, इसको माइनस किया, इसका मास निकल के आ जाएगा 8.54 आ गया ना, तो ये माइनस करेंगे 9 पॉइंट समथिंग बोलो, ये तो दिया रहेगा ना, ये दिया रहेगा, तो ये तुमको कितना आया 8.54। अब क्वेश्चन लड़का नहीं समझ पाता है, ये 8.5 पर जब रिएक्शन होगा तो हमेशा प्योर का होगा या इम्प्योर का होगा, प्योर का होगा ना, तो इसका मतलब तुम्हारा 8.54 प्योर है, तो ये कितना परसेंट 100% प्योर था तब का था, तो हमको इतना ही चाहिए, हमको 8.54 ही चाहिए, बट CH4 का जो कट्टा है या जो सिलेंडर है वो 50% प्योर है, उसमें से हमको निकालना है कितना, सुनिएगा हमारी बात, उसमें से आपको 8.54 निकालना है, तो आप कितना निकालिएगा कि आपको एग्जैक्टली 8.54 मिले, क्योंकि 50% कुछ और है उसके अंदर, बोलो ना, अब आ गया समझ में, तो डबल ही लगेगा भाई, इसी को सीखना कहते हैं, इसी को पढ़ाना कहते हैं, ना कि लिखने को पढ़ाना कहते हैं, समझ में, आप दो बात सीख गए, दैट इज टीचिंग, समझ में आ गया। हाँ बता दीजिए, ये बात मत भूलिएगा, लास्ट वाला, अभी एक सवाल और करा देता हूं, क्या कर रहा है भैया, कोल्ड ड्रिंक खोल रहा है क्या, सीख लड़का है, फाड़ रहा है खोल रहा है, चल आगे बढ़ो, ठीक है डन।
एक सवाल और बनाइएगा आप लोग, बनाइए। क्वेश्चन लिखिए, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। NH3 decomposed to give, देखिएगा 3 मोल मतलब डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? बोलो। द सैंपल ऑफ अमोनिया, सैंपल ऑफ अमोनिया इज 50% क्या प्योर। कितना है? 50% प्योर है। ओके सर, इसका अमाउंट जो बना वो देखिए, लिख रहा हूं मैं 6.3 ग्राम और ये बना 14.7 ग्राम। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास टेकन फ्रॉम द सैंपल, what is the mass of ammonia taken from the sample। ये हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो और फिर सोचो। देखता हूं, मिटा दो। एक सेकेंड में बनना चाहिए। बोलो, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल है क्या? अरे बोलो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल है बच्चों। यस सर, यहां रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। कितना आया आप लोगों का? आपका कितना है? चेक करते। देखिए भाई, हमारा तुम्हारा करने से काम नहीं चलेगा, सवाल बनाने से काम चलेगा। सवाल बनाते हैं। क्या आप सहमत हैं कि इसका मास 7 3 10 बोलो, और 6 4 10 और 1 11 बोलो, और ये कितना आया? 21 आया। हो गया ना? गलत नहीं सर, 21 तो आया ही था। 50% प्योर है तो। अरे तो दीदी इसका डबल लोगी ना, हाँ सर, तो क्या है? 21 आया। तो गलत हुआ ना? यस सर, गलत हो गया। आ गया समझ में? कितना ग्राम लेंगे हम लोग सैंपल में? 42 लेंगे। बोलो ना, तब मिलेगा वो कितना? अरे तब वो देगा कितना? 21 ग्राम। बोलो यार, टफ है क्या सवाल? नहीं, तब बनाओगे तो काम थोड़ी चलेगा। या फाइट इस क्लासरूम से थोड़ी हो रहा है, अलीगढ़ से थोड़ी हो रहा है, किससे हो रहा है? ऑल ओवर इंडिया की बात करनी है, तो जिसका टीचर जितना अच्छा उसका काम उतना अच्छा। नहीं तो सॉरी सर, छोटा छोटा चीज़ वही बच्चों वाला पढ़ा के बेवकूफ़ बनाना होगा, जो मैं कर नहीं सकता। मिटाया जाए, नो प्रॉब्लम, वेल डन। देखिए, जब तक आपको लगे नहीं कि आपको फील नहीं अंदर से कि आज हम वाकई सीख करके आए, समझिए कि तैयारी फिर बढ़िया चल रही है। अदरवाइज सो सॉरी। आप इतना कीमती टाइम दे रहे हो तो बेटा अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या मैं मिटा सकता हूँ इसको? अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। जरा देखिए इधर कि सर यूनिटरी मेथड कब अप्लाई किया जाता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिमिटिंग रिएजेंट कब लगाया जाता है। यूनिटरी मेथड का सवाल कब बनाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल कब बनाते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और उसका कॉन्सेप्ट सुनना है, लिखना नहीं है, वो हम अलग से लिखवाएंगे आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी सुन लीजिएगा तो याद रहेगा तीनों को डिफरेंस बताने में, राइट? इसलिए मुझे यहीं पे तीनों बताना है। बोर्ड पे देखिए, मिटाऊं क्या? मिटा दूं? वेल डन। देखिए साहब, यूनिटरी मेथड पहले सिखा दूं, वेयर यू शुड अप्लाई यूनिटरी मेथड। बेटे ध्यान से देखिए, यूनिटरी मेथड वहां अप्लाई करेंगे, इधर देखिए प्लीज, जब किसी एक कंपोनेंट का वैल्यू गिवन हो, मास गिवन हो, एक कंपोनेंट का, एक किसी एक का, इधर एक रिएक्टेंट एनी प्रोडक्ट का, एक का, और किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक रिएक्टेंट का पूछा जाए। नहीं आ समझ में?
सिर्फ एक का दिया जाए और एक ही का पूछा जाए, या इधर एक का दिया जाए तो इधर एक का पूछा जाए, या अगर एक प्रोडक्ट का दिया जाए दूसरे प्रोडक्ट का पूछे तो भी बन जाएगा। नहीं है समझ में? मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ द कंपोनेंट का वैल्यू गिवन हो मास के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? यूनिटरी मेथड मास में लगेगा, मोल में मत लगा देना, समझ रहे हो? उसका अलग सवाल बनेगा। सुनो इधर बात, एक ही कंपोनेंट का मास गिवन हो और एक ही कंपोनेंट का मास पूछा जाए तो वहां पहले आपको काम करना है रिएक्शन को बैलेंस करना। अब बैलेंस होगा रिएक्शन, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, सर यूनिटरी मेथड को पहचानेंगे व्हेन mass of any one component is given and the mass of any other one वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, and mass of any other one is need to calculate, then follow law, unitary, yes, unitary method. Okay, well sir, before खतरनाक पॉइंट, तुम लोग का फोटो बना रहे हो, before going to solve the problem must balance the ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा कि बहुत टाइम लग जाएगा बैलेंस करने में, छोटे छोटा कॉमन रिएक्शंस आएगा और वो 1 मिनट में बैलेंस हो जाता है। तो ये काम करना होगा, समझ में आ गई बात? पहला क्या सीखा आप लोगों ने? लॉ ऑफ, कहाँ लगेगा बोलो? क्या रिएक्शन बैलेंस करेंगे वहां पे? यूनिटरी मेथड कहाँ लगेगा? एक पूछ रहा हूं, क्या रिएक्शन बैलेंस करेंगे? गरम गरम प्रश्न, दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये बैलेंस है? इज दिस बैलेंस? रुक जाना, पावर बढ़ा, ठीक है, बोलो बैलेंस है ना? अब आपसे सवाल है, यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर हम 3.4 ग्राम NH3 ले लें तो बताओ कितना ग्राम नाइट्रोजन बनेगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ यूनिटरी मेथड लगना चाहिए? पक्का? यही इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, यही तो मुझे बताना है पूरे क्लास में कि कहाँ पे रिएक्शन पहचानोगे, कहाँ पे प्रोडक्ट लिखोगे, कब न्यूमेरिकल बनाओगे, तो न्यूमेरिकल में क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और टीचर को क्या बताना चाहिए, उसी को कोचिंग और पढ़ाना कहा जाता है। समझ में आ गया? लिखने का काम मत करो बेटा प्लीज, देखना भी मजा आने वाला है, पूरा सवाल आराम से हो जाएगा, सारा मोल कंसेप्ट का जितना सवाल है अभी इक्विवेलेंट वेट पे मैं पहुंचूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ वो सॉलिड है। अब आप आइए, एक कॉपी बनाइएगा, अपने छोटे भाई बहनों का काम आएगा, नहीं तो जिस दिन आप लोगों का हुद का पानी माँ बाप बंद कर दे उस दिन कोचिंग पढ़ा लीजिएगा, कॉपी रहेगी तो उससे जी जाइएगा, कुछ खर्चा पानी भी चल जाएगा आपका। तो ये एक तरह से वर्कशॉप ट्रेनिंग भी है आपकी, समझ रहे हो तुम लोग? केमिस्ट्री तो पढ़ा ही सकते हो ना छोटे बच्चों को यार, तो 2000 का तो काम हो गया, सिगरेट का दाम 1200 रुपया हो गया एक पैकेट का, तो काम तो चल जाएगा महीना भर का, नो प्रॉब्लम। सॉरी ये मैं इन बच्चों को नहीं कह रहा था, ठीक है? तो 3.4 ग्राम NH3 इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये सब बात नहीं है। यूनिटरी मेथड लगाओगे बेटा, तो उससे पहले क्या करो जरा बताओ तो मुझे, इसका कितना मास है टोटल निकालो। तो नाइट्रोजन का 14 और 3 17 गुना 34 ग्राम, और ये कितना ग्राम है? 28 ग्राम। आपका काम हो गया, नहीं हो गया? अरे हो गया ना?
आपने देखा कि गुरुजी 34 ग्राम अमोनिया रिएक्ट करके या टूट करके बनाता है 28 ग्राम क्या नाइट्रोजन। ये जानकारी सर हमें सरकारी रूल के तहत मिला है, सेक्शन नंबर 212 के तहत, कि यदि कोई समीकरण दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हुआ हो, अगर वो बैलेंस है तो उसमें से हम देख करके लिख सकते हैं कि कितना मास कितना बना रहा है और कितना टूट रहा है। हमारा राइट, ये हक किसने दिया लिखने को? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने, IUPAC की सरकार ने। गवर्नमेंट का नाम क्या है केमिस्ट्री के सरकार का नाम? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो कोई भी संशोधन करना होता है, कोई अमेंडमेंट करना होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो IUPAC ही करती है, आप नहीं कर सकते घर बैठे। यस, कम टू द पॉइंट। तो 34 ग्राम अमोनिया 28 ग्राम नाइट्रोजन बना रहा है, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? आगे यूनिट मेथड, अरे आया नहीं आया, 28/34, बट हमारे पास कितना ग्राम है? 4। चलो इधर 28 into 3.4 divided by 34, बोलो कट गया, नीचे 10 आ गया, आंसर हुआ कितना आया जी? एक पूछा जाएगा ध्यान, आगे समझ नहीं आया? समझ, थैंक यू वेरी मच, लिखिए जल्दी। ये था आपका यूनिट मेथड। कितने लोगों को केमिस्ट्री अब अच्छा मतलब थोड़ा सा समझ में आने लगी है? कितने लोग पहले कंफ्यूज थे, मतलब रियली थोड़ा सा लग रहा है यार क्या चल रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा लग रही है आप लोग अच्छे से। ऑर्गेनिक में किसको किसको प्रॉब्लम होता है? ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में? बाकी सबको ऑर्गेनिक आती है, तुमको आती है? लो तो बोला हाथ वो उठाओ ना तब। ठीक है, बैठ। आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन बिना याद किए लिख दें? क्या बात है, तो पार्टी होगी ना? पक्का, ठीक है, चलो बताऊंगा। इनऑर्गेनिक में के बारे में आप लोग का क्या इरादा है? इनऑर्गेनिक वो भी याद करना पड़ता है क्या? रिएक्शंस याद नहीं करना पड़ता है? देखो इसको याद नहीं करना पड़ता, सवाल का जवाब दो तो नहीं, रुको ना, अभी तो बोल रही थी ना तू। अच्छा चलो फिर बाद में बताओ, चलो लिखो बेटा। उतार लिया आप लोगों? मैं कह रहा था कि आज वो कोई दूसरा आएगा, लेकिन वो 4:30 पे आएंगे ना, मैंने बात कर लिया। नहीं आज कहाँ ले पाऊंगा, आज हम लोग का 1:12 बजे स्टार्ट हो रहा है ना, तो आज बार मैनेज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं ना। चलिए ठीक है भाई, देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जी जी समझ, जी जी समझ, हाँ हाँ समझ, ठीक ठीक ठीक। हो गया बच्चों, बढ़ा जाए आगे। अब आइए लास्ट बच गया क्या? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। इसका नाइट्रोजन अगर वो पूछे वेट मतलब कितनी बन रही है नाइट्रोजन, अलग से पूछ सकता है क्या? ये क्या लिखा है ना,
यहाँ इससे N2O कैसे बन जाएगा? नहीं सर, यहाँ पे नहीं होगा, किसी और में हाँ। N2 बने तो वहाँ से नाइट्रोजन का हो सकता है कैसे? अकेला मतलब सिंगल नाइट्रोजन। पहली बात तो मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अच्छा, सब लोग समझाएंगे, एक ही लोग समझा दीजिए मेरे को। ए देखो, अब सब मेरे को समझाएगा। चलो बता करो। ऐसा नहीं होगा। अरे रे 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 रे, अरे यार ये तो तुमने खतरनाक काम कर दिया। पूरी सर्जरी करके रख दी उसकी तुमने। माने अब कार्बन अब नाम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन का अलग, ऑक्सीजन का कितना होगा ना पूछेगा। आप पूछेगा तो नहीं बता सकते हो। अब तो पूछूंगा मैं ही, बताओ तुम। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा जल्दी से भाई। एक पकड़ा गया नहीं। अच्छा है सवाल, मैं इनके सवाल को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखिए कैसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सुनिए आप। देखिए यहाँ पर कार्बन बना, ऑक्सीजन बना, रिएक्शन करके CO2 बनाया, राइट। मान लो बेटा ये हमारा 5.4 है और ये 3.6 है। कितना ग्राम हो गया? 6 4 10 5 3 8 1 9 ग्राम हो गया। इनका सवाल क्या है सुनिएगा कि सर फाइंड द, ये पूरा 9 ग्राम है तो फाइंड द मास ऑफ क्या 9 ग्राम में कार्बन का मास कितना होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ये जानना चाह रहे हैं। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल मास अगर आप पूछेंगे तो ऐसा क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे कि ये कितना मोल है। और उस मोल में से सपोज कर इसको हमने 44 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा निकल गया 9/44 मोल ऑफ CO2। क्लियर हुआ बच्चों? सुनते चलना हमारी बात। अब आप बताओ इसमें कार्बन का कितना मोल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कितना मोल है। तो सर कार्बन का 1 × 9/44 मोल ऑफ कार्बन आ गया। बोलो अब कार्बन का मास निकालना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर आंसर। तो एक कहावत है देहात में, जितना का बबुआ ना उतना का झुंझुना। अब बताइए एक सवाल आया, अब तुमने इतना घुमा फिरा करके, तो मेरे ख्याल से आप बन सकता है, बनाने का तरीका ये हो सकता है, बट ऐसा आता नहीं है। लेकिन आ भी सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? टीचर अगर दिमाग लगा दे तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है बेटा। तो आपके इस क्वेश्चन पूछने का वेलकम करता हूं मैं, क्योंकि आपने अच्छा सवाल पूछा है। और इसका मजाक बना वो अलग बात है, लेकिन फायदा सबको हो गया। ठीक है बैठिए, ठीक है, अच्छा सवाल। तो ठीक है, आप लोग पहले मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब मोल निकाल के तब उसका मास निकाल लेंगे। मास निकालने से पहले उसके एटम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या उसके मास को लिखना पड़ेगा ना, बोलो। देन यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते, ये टॉपिक हमारा अब आएगा लिमिटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मस्त चीज है, चलो देखते हैं। बेटा दूं? अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट समझाना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा आप सभी। लिमिटिंग रिएजेंट, मम्मी ने कहा चाय बनाओ, ठंड आज बहुत ज्यादा है, और आप गए किचन में, सब कुछ रेडी है, फटाफट चाय पत्ती निकाल के रखा, दूध निकाल के रखा, पानी भी रखा, और थोड़ा और दिमाग मार लिया कि पूरा केटली में पानी भी मिला दिया, दूध भी मिला दिया, चाय पत्ती भी मिला दिया, चीनी भी मिला दिया, राइट। अब बारी किसकी है? ओहो, यहाँ तो जायकेदार लोग बैठे हैं, अदरक चाहिए इनको। अच्छा भाई चलिए, अदरक भी मिलाए। हाँ चलिए, अब देखो ऐसा है, चाय बना रहा हूँ, कोई बूटी नहीं पिला रहा हूँ घुटने वाली। तो आपने चाय सब कुछ ले करके और अब आप पहुंचे किचन के अंदर। मम्मी ने कहा चाय बना के लाओ। कौन सी मम्मी? अपनी वाली नहीं। हाँ ये देखो आइडिया है। उसने बोला कि चाय बना के लाओ, और जैसी आपने लाइटर जलाई, गैस खत्म। अब बता, तूने तो चाय भी बर्बाद करी, तुम्हारी गलती थी। गैस खत्म ना, क्या चाय बनेगी भाई? यहाँ चाय को रोकने वाला कौन हुआ? चाय का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? गैस पे। गैस इज योर लिमिटिंग एलिमेंट। समझ में आया? जितनी चलेगी गैस उतनी बनेगी चाय। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में यार? क्या इस कहानी से कुछ सीखा आप लोगों ने? क्या सीखा है? कि कोई भी काम करने से पहले ठीक से देख लेना चाहिए? नहीं, आपने ये सीखा कि जो सबसे कम अमाउंट पे होता है
प्रोडक्ट का बनना उसी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? हमारी नौकरी टाटा मोटर में लग गई और उसने मुझे 4 इंजन दिए। कितने इंजन दिए? 4 इंजन दिए, 16 पहिए दिए, बोलो, और 2 चेसिस दिए, बॉडी। शानदार। ये कार देखो, जापानीज कार है, ये ऐसे बोला कि इसका कार ये बॉडी हो गया, ये 2 दिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी कार बन सकती है? 2। पक्का? कैसे पता चला आपको? क्योंकि बॉडी तो 2 ही है ना। अरे बोलो ना, तो 2 बॉडी में 2 इंजन कंज्यूम हो गया और 2 में 8 चक्के लग गए, बोलो। लेकिन कार तो 2 ही बनेगी ना। जैसे ही बॉडी खत्म, कार का बनना स्टॉप। दैट्स व्हाई कार इज योर, बॉडी इज योर लिमिटिंग रीजन। कंसेप्ट समझ में आया? यानी हमें ये पता लगाना है कि कि रिएक्टेंट जो दिया गया है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ 1 रिएक्टेंट है, 2 है या 3 है? 3 है। कहने का मतलब लिमिटिंग रीजन का सवाल वहां बनता है जहां पर रिएक्टेंट की संख्या कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो, 1 में नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी अमोनिया टूट करके हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना रहे हैं, यहाँ लिमिटिंग का कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? अमोनिया टूटेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनेगा ही। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्स कर दें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से हमको अमोनिया बनाना हो और इसको अगर निमोनिया हो गया, यानी कुछ ही चला, तो फिर क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगा? इसी पर डिपेंड करेगा ना रिएक्शन का। नहीं आया समझ में यार? तो अब हम आपको लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट इसी तरह से आगे बताएंगे कि मोर देन 1 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो और प्रोडक्ट पूछा जाए कितना होगा, तो वहां पे लगेगा कौन सा लॉ? लिमिटिंग रीजन। और मोर देन 1 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन, जरा बोर्ड पे देखो। वैसे लिमिटिंग रीजन हम अलग से पढ़ाएंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ाना है मुझे, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो इन दोनों में जो कम होगा, सबसे पहले तो लिमिटिंग का सवाल बनाने के लिए देखना है कि 1 से ज्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू गिवन है कि नहीं, और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, तो वो सवाल किस पे बेस्ड है? लिमिटिंग का सवाल बनाने से पहले हम उसे मोल में बदल लेते हैं। किसमें? मोल में बदलना है भाई। बिना मोल में बदले हम नहीं करेंगे, और मोल में बदलने से पहले हम रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। आगे समझ में? सारा स्टेप मैं लिखवाऊंगा, सारा कराऊंगा। और अब सुनिए, IIT JEE और नीट में जो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है वो है लिमिटिंग रीजन। किससे पूछा जाता है? तो हम वो इसके बाद आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री में। ये हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लिखिए लॉ, दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोला? बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या लिखा है? डेफिनिट प्रोपोर्शन, राइट? सी एवरीबॉडी प्लीज, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। इनका क्या कहना है सुनना। इन्होंने कहा कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट का बना हो। पहला शर्त है इसके लिए, द कंपाउंड मोर देन 1 कंपाउंड लीजिए, ऐसे लिखो, द कंपाउंड which contains more than 1 element their mass is simplest whole ratio। मतलब सर वॉट एवर मे बी देयर सोर्सेज। अब सब क्वेश्चन सुनिए कैसे आता है, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा। ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड देखो कहाँ से आता है? क्या ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है? बोलो। अगर आप जलाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भी मिलेगा, बोलो। अगर किसी फ्यूल
तो जलाएंगे तो भी मिलेगा, बोलो। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी हो, उससे मतलब ये सोर्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो 4 के 12 4 बटे 32। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज 3:8 अगर आ रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। क्या होगा बोलो सर? ऐसा कैसे? क्योंकि ये मास रेशियो है। ये क्या है बोलो? ये मास रेशियो है। मैं साबित करने जा रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही कैसे होगा। तो बाय मास गिवन रेशियो से ये मास, मान लीजिए अगर ये 3 पार्ट है तो ये 1 पार्ट है, अगर ये 3 ग्राम है तो ये 8 ग्राम। इसका मोल निकालो, इसको 12 से डिवाइड करो और इसको 16 से डिवाइड करो, कितना आया 1/2। ये कितना आया 1/4। अरे बोलो ना, डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किया जाता है। तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा ना। 4 यहाँ आएगा, 4 4 कट गया, 4 यहाँ आएगा, 2 से कट गया, 2 आ गया। बोलो ना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? कि अगर पर्टिकुलर कोई खास कंपाउंड होगा और उसके अंदर एलिमेंट का अगर रेशियो सिंपल है तो वो एक किसी निश्चित फिक्स्ड कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, उसमें इसका रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का 3:8 नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। यानी अगर सिंगल कंपाउंड है तो उसका मोलर, उसका मास रेशियो भी सिंगल ही होगा, वो बदले, मतलब वो एक ऐसा नहीं कि मास रेशियो 1 है, कंपाउंड 3-4 बन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 1 कंपाउंड 1 रेशियो, 1 कंपाउंड 1 रेशियो। समझ में आ गई बात? लेकिन ये नहीं आप सर फिर ये उनमें तो काम करेगा नहीं जो मतलब बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोमर्स। हाँ नहीं सर, आइसोटोप्स नहीं, आइसोमेरिज हाँ सर आइसोटोप्स। बता, वहीं पहुंचा। 2 मिनट सांस लो। अब सुनना हमारी बात। आपको ये बात पता चल गई? क्या कहा वो सुनो, यहाँ बैठा हो। कोई कंपाउंड आया, कहाँ से आया वहाँ नहीं जाना है। कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो मास रेशियो होगा वो किसी खास कंपाउंड के लिए फिक्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब तय हो गया कि कार्बन हमेशा 3 पार्ट होगा, ऑक्सीजन हमेशा 8 पार्ट होगा। तय है ना, बोलो। ये फिक्स है भाई। अगर कार्बन 3 पार्ट है, ऑक्सीजन 8 पार्ट है, इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नहीं ऐसा में अगर कुछ दूसरा आ जाए तो गड़बड़ है। रेशियो अगर बदल गया तो कंपाउंड बदल जाएगा, कंपाउंड बदल गया तो रेशियो बदल जाएगा। लेकिन ये काम जानते हो, 2 जगह ये लॉ फेलियर है, वो मैं लिखवाने जा रहा हूं। ये लॉ 2 जगह वैलिड नहीं है। देखिए कहां पर, दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ, देखो इधर A, B. This law is not valid in case of isotopic compound, iso और isomers, isomers। अब देखिए कैसे, ये हो गया पूरा। आइसोटोपिक कंपाउंड की बात करूं मैं आपसे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, यहाँ पे 12 यूज किया, यहाँ CO2 है, यहाँ पे 14 यूज किया, तो रेशियो बदल गया क्या? एलिमेंट तो वही है ना, एलिमेंट तो वही है, रेशियो बदल गया। इसलिए आइसोटोप्स के केस में ये लॉ वैलिड। अब आइसोमर्स की बात करें, C2H6O, क्या देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। 2 से कटा दो, 12 3 8, ये रेशियो है। बोलो बोलो यार। तो जब रेशियो सेम है तो कंपाउंड एक ही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ देखो, CH3CH3, ये ईथर बन गया। क्या बन गया? CH3CH2OH, ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ये ईथर बन गया, ये एल्कोहल बन गया। ऐसा कैसे हो जाएगा कि कंपाउंड अलग हो जाए, नेचर अलग हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे बोलो ना भाई, यहाँ तो कंपाउंड आप अलग दिखा रहे हो, कंपाउंड अलग हो ही नहीं सकता है। अगर कंपाउंड अलग है तो रेशियो अलग होना चाहिए। यहाँ रेशियो सेम दिखा रहे हैं, कंपाउंड अलग दिखा रहे हैं, इसीलिए ये लॉ आइसोमर्स के केस में वैलिड नहीं है। आगे समझ में? दूसरा सवाल,
ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ये जान लीजिए आप। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द molecular formula of sulfur and oxygen compound if mass ratio is 1:1.5 रेस्पेक्टिवली समझते हो ना, क्रमशः। अब आप बताइए, यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फर 1 है और ये 1. इसका मूल निकालिए, इसको 16 से डिवाइड कीजिए और इसको 32 से डिवाइड कीजिए और इसको 16 से। नीचे नीचे पहले काटिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा 1.5/1। बोलो, डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, बोलो। इसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 1 और 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो द फार्मूला इज SF3। समझ में क्लियर है? यानी हम लोग इससे फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अभी है क्लास क्या? नहीं सर, हमारी तो नहीं है, बायो वाली। अच्छा, ठीक है बेटा। आप रहते नहीं इसलिए साइन नहीं करता। मतलब यार ये तो कट गया क्या? नहीं, कटा नहीं है।